सर जी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 के वाल से आज हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बिजनेस की बात की थी कि बिजनेस वो काम, वो एक्टिविटी जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए रेगुलर बेस पर होती है, और उसके बाद इसकी टाइप्स की बात की थी कि यार एक सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, एक पार्टनरशिप होता है और एक कंपनी होती है। सर सोल प्रोप्राइटरशिप के हवाले से कुछ बातें की थी। अकेला बंदा है, खुद ही बिजनेस रन कर रहा है और खुद ही डिसीजन मेकिंग कर रहा है। सर सिंगल ओनर है, कोई कानून इस पे लागू नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट लीगल स्पेशल नहीं है। हाँ, दो मेजर बातें, अलहदा शनाख्त, दूसरी बात एक तो अलहदा शनाख्त नहीं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर नुकसान हो गया कारोबार में तो अपनी जायदाद बेचकर पूरा करना पड़ेगा। सर पार्टनरशिप की बात करने लगा। अगर पार्टनरशिप की बात करूं तो अब दो या दो से ज्यादा बंदे हैं, मिलकर कारोबार कर रहे हैं। कानून है कौन सा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। प्रॉब्लम वही दो, अलहदा कानूनी हैसियत और लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। वहां पर भी इन्वेस्टमेंट की थी तो उसे कैपिटल कहा जाता था, यहां पर भी जो इन्वेस्टमेंट किया उसको शेयर पार्टनर्स कैपिटल कहा जाएगा। हाँ, अब आ गई कंपनी, अब आ गया लेवल बढ़ा। यहां पर उसने टोटल इन्वेस्टमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया गया है और हर हिस्से को शेयर कहा गया है। अब जो बंदा भी इस कंपनी में हिस्सेदार है उसे शेयर होल्डर कहा जाएगा। ठीक हो गया। और टोटल जितनी इन्वेस्टमेंट है उसको शेयर कैपिटल कहा जाएगा। उसके पास जितने फीसद हिस्सा है उसे क्या कहा जाएगा? शेयर होल्डिंग कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? शेयर होल्डिंग कहा जाएगा। लो सर, तो भाई शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डर, शेयर और शेयर कैपिटल, ये चार बातें हमने कल आपको एक एक लिख के बड़ी डिटेल से बताई थी। तो भाई अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर एंड इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर्स आर इट्स। अच्छा, ये जो हिस्सेदार होता है ये असल में कौन होता है? कंपनी का मालिक होता है। सर कंपनी को एस्टेब्लिश करने का भी कानून है, चलाने का भी कानून है, जिसे कंपनीज एक्ट 2017 कहते हैं। हाँ, वही दो खास बातें। सो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में मसले थे क्या? अलहदा शनाख्त नहीं थी, यहां पे इसकी अलहदा शनाख्त। बस मेजर, अगर इसकी अलहदा शनाख्त ना हो तो फिर कंपनी बनाने का क्या फायदा हुआ? सर बात समझ में आ रही? अगर इसकी लायबिलिटी लिमिटेड ना हो तो फिर कंपनी बनाने का कोई फायदा नहीं है। कंपनी इजाद इसलिए भी, कंपनी का असूल और कानून बना ही इस वजह से कि सर कंपनी बनाने का फायदा होना था। कंपनीज आर मैनेज्ड बाय देयर, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और इसको चलाएगा कौन? डायरेक्टर चलाएंगे। पहले तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में अंडरस्टूड था जो भी कर रहा है वो सोल प्रोप्राइटर कर रहा है और जो भी कर रहा है वो पार्टनर कर रहा है, चूंकि वो और बिजनेस अलग-अलग थे ही नहीं, एक ही थे। यहां पर फर्क है, चूंकि इसकी अलहदा शनाख्त है तो फिर ढूंढो इसको चला कौन रहा है। चूंकि मालिक अलहदा है और कंपनी अलहदा है, इसकी अलहदा शनाख्त है। इसको चलाने वाले को डायरेक्टर कहते हैं और इसके चलाने वाले को डायरेक्टर कहा जाता है। और अगली बात यह है कि लायबिलिटी अनलिमिटेड है। कंपनी की लायबिलिटी उसके ओनर्स के लिए
लिमिटेड है, कंपनी की लायबिलिटी कंपनी के खुद के लिए अनलिमिटेड है। और हम इस पे बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं कि अगर कंपनी के पास जितना भी पैसा है, जितने भी एसेट हैं, सारे बेच कर उसे कंपनी का कर्ज अदा करना पड़ेगा, यस। लेकिन कंपनी के ओनर्स और जो शेयर होल्डर हैं उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। ज्यादा से ज्यादा उनको कितना नुकसान हो सकता है, जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उतना नुकसान हो सकता है, उससे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। हाँ, कल ये बात भी बताई थी कि अगर पार्टली पेड शेयर्स हो तो जितना शेयर का हिस्सा अनपेड था उतना पे करना पड़ेगा, चाहे वो डायरेक्टर तो ये भी कह सकता है, पहले भी कह सकता है पे करो, नहीं वाइंडिंग अप के टाइम पर तो पे करना ही पड़ेगा। जब कंपनी के फीचर्स की बात आई थी तो पहला फीचर था आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल नहीं है, अल्लाह का बनाया हुआ नहीं है बल्कि इंसान का बनाया हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये उधार माल दे सकता है, उधार ले सकता है, एसेट्स कंपनी के नाम पर होंगे, प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पर होगी। और अगला पॉइंट ये था कि वो डेटर्स को रिसीव कर, राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर, पैसे वसूल भी कर सकता है, केस कर भी सकता है, इस पर केस हो भी सकता है। कंपनी को मैनेज कौन करेगा, सर डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज कर रहे होंगे। अब डायरेक्टर एक इंसान है, एक इसकी अपनी मर्जी है और एक अथॉरिटी है फ्रॉम द कंपनी। अब ये भी बात जरा ध्यान से सुनना, डायरेक्टर साहब मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूं, जब तक मैं बातें इस किताब से रिलेटेड कर रहा हूं और इस किताब में से कर रहा हूं तब तक मैं टीचर कैपेसिटी में हूं। और मैं वैसे भी ना, और सुनाओ यार क्या हाल है यार आज इफ्तारी इकट्ठे ना करें। ये वाली जो बात है ये मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कही है। इसी तरह ही वो बंदा जो डायरेक्टर है कंपनी का, वो कंपनी की अथॉरिटी और पावर जो उसे दी गई है उसके अंदर बात करेगा तो उसका अमल कंपनी का अमल समझा जाएगा। लेकिन अगर वो कंपनी की अथॉरिटी से बियॉन्ड कोई बात करता है तो उसके अमल को कंपनी का अमल नहीं समझा जाएगा और उसके लिए फिर वो जाती तौर पे जिम्मेदार होगा। हाँ, जो जिम्मेदारियां कंपनी के हवाले से उस पर सौंपी गई हैं अगर वो उसे नहीं निभाता तो बाज़ औक़ात कंपनी में डायरेक्टर को फाइन होता है कंपनी लॉ के तहत कि यार तू काम क्यों नहीं चाहिए इतना करता पाया। चलिए मेरी बात समझ आ रही, तो ये वाली बातें इंपॉर्टेंट है। कंपनीज को मैनेज करते हैं डायरेक्टर जो कि आम तौर पे मेंबर होते हैं। हाँ, स्मॉल कंपनीज के अंदर बंदे ही कम है, वो ही मेंबर है, वो ही डायरेक्टर और इदारा चला रहा है। हाँ, बड़ी कंपनीज के केस में बाज़ औक़ात शेयर होल्डर और होते हैं, मेंबर और होते हैं और डायरेक्टर्स मुख्तलिफ लोग होते हैं। सर लायबिलिटी टू पे टैक्स किसकी है, कंपनी की। जिस तरह सारे पे करते हैं कंपनी, जिस तरह सारे फाइन पे करते हैं कंपनी भी करेगी। सर सेपरेट, अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने बात की थी लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ओनर। ओनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी की खुद की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है लेकिन ओनर या शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम, अब ओनर अलहदा है, कंपनी को चलाने वाला अलहदा है। और नेचुरल पर्सन तो मर जाता है लेकिन कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी चलती रहती है, इसके शेयर होल्डर मर भी जाएं तो उनके बच्चों के नाम शेयर ट्रांसफर होते हैं लेकिन कंपनी चलती रहती है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस। जो इन्वेस्टमेंट की वो शेयर कैपिटल है, जिस बंदे के पास शेयर है उसे मेंबर कहा जाता है, लेकिन मेंबर और शेयर होल्डर
की डेफिनेशन आगे जाके पढ़नी है, ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये इंटरचेंजेबली यूज़ हो तो जाते हैं लेकिन ये असल में होते नहीं है। कौन शेयर खरीद सकता है कंपनी का? हर बंदा खरीद सकता है, इवन कंपनी भी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है अपने नाम पे। ट्रांसफर, जब शेयर को ट्रांसफर कर दिया तो शेयर से बस्ता सारे राइट भी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो भाई ओनरशिप को ट्रांसफर किया जा सकता है। हाँ, एक फ़र्क है, पार्टनरशिप जब होती थी ना, तो जब आप ओनरशिप को ट्रांसफर करते थे ना, तो आपको बताना पड़ता था बाकी पार्टनर्स को। लेकिन कंपनी के केस में आप शेयर किसी को बेचते हैं, आपको किसी को पूछने बताने की जरूरत नहीं। जब आपने किसी को शेयर ट्रांसफर किया तो सिर्फ शेयर नहीं ट्रांसफर होता, उससे जुड़े हुए सारे फायदे भी ट्रांसफर हो जाते हैं। अब डिविडेंड किस बंदे को मिलेगा? जिसको शेयर ट्रांसफर हुए हैं। अब मीटिंग का नोटिस किस बंदे को आएगा? जिसके शेयर ट्रांसफर हुए हैं। अब मीटिंग में वोट कौन सा बंदा देगा? जिसके नाम पर शेयर ट्रांसफर। ओनर मर गया है, लुट गया है, कोई मसला नहीं है, कंपनी चलती रहेगी। परपेचुअल सक्सेशन ये कह रहा है। यस, हाँ हाँ, अगर डायरेक्टर शेयर होल्डर। अच्छा, अब यहाँ पर ये भाई ने सवाल किया, ये नाजुक सवाल है, मैं इसको हैंडल कर लूँ, ये ना हो कि कोई कॉन्सेप्चुअल गलती आ जाए। डायरेक्टर शेयर होल्डर हो भी सकता है और डायरेक्टर शेयर होल्डर नहीं भी हो सकता, इतना तो आपको पता चल गया। बाज़ औक़ात कंपनी में, कंपनी के असूलों में लिखा होता है कि डायरेक्टर सिर्फ वही होगा जो शेयर होल्डर भी होगा। उस केस में डायरेक्टर सिर्फ उस बंदे को बनाया जाएगा जो शेयर होल्डर होगा। ठीक है, अब अगर ये बंदा अपने शेयर बेच देता है तो चूंकि कंपनी के असूल में लिखा होगा डायरेक्टर सिर्फ वो बन सकता है शेयर होल्डर होगा, तो फिर वो शेयर डायरेक्टर भी नहीं रहेगा। लॉजिकली बात समझ आई है? आगे जाएंगे तो इस बात को पढ़ेंगे। लेकिन अभी आज भी मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा। मैंने कल आपको इशारा दे दिया था आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी का। कंपनी को चलाने के असूल, उसमें ये बातें लिखी होती हैं। कंपनी में मेरी मर्जी है, मेरी कंपनी का असूल है, मैं कहता हूँ कंपनी को वो बंदा चलाएगा जिसके 50%, जिसके पास 50% से ज़्यादा शेयर होंगे कंपनी को चलाने का। और वो फिर कंपनी को नहीं चला सकेगा। कंपनी को जिन्होंने बनाया था वो कंपनी के असूल भी डिसाइड करते हैं और उसमें तब्दीली कर सकते हैं उस हद तक जिस हद तक वो कंपनीज एक्ट 2017 के अगेंस्ट नहीं होते। इस पर इंशाल्लाह आगे भी बात करनी है, लेकिन वो आपने सवाल किया तो मैंने उसको रुक के तसल्ली से जवाब दे दिया ताकि कोई कॉन्सेप्चुअली कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना आ जाए। What is the liability of the company? It is an unlimited liability. The company's liability is unlimited to pay off its debts. Liability of directors. Directors की liability भी क्या होती है? Unlimited. यार डायरेक्टर की लाइबिलिटी, सॉरी अनलिमिटेड मैंने कह दिया है, डायरेक्टर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। हाँ, अब उसने जो काम किया है वो विद इन द अथॉरिटी किया है तो उसके लिए कंपनी लायबल है, और अगर उसने बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द अथॉरिटी किया तो उसके लिए फिर वो पर्सनली भी लायबल हो जाता है। द डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी and provided that they act within the powers and in accordance with the laws, they will not be personally liable for the debts of the company. पर्सनली लायबल नहीं होता चूंकि वो तो किस अथॉरिटी में काम कर रहा होता है, अपनी कंपनी ने जो अथॉरिटी उसको दी हुई, तो उसके काम से कंपनी लायबल होती है। डायरेक्टर साहब फोन करके कहते हैं यार 4 टन माल भेज दो। अब ये डायरेक्टर साहब जो फोन करके माल मंगवा रहे हैं, जाती मंगवा रहे हैं, कंपनी का मंगवा रहे हैं, तो उसके लिए कंपनी पैसे देगी या डायरेक्टर पर्सनली लायबल होगा? डायरेक्टर पर्सनली लायबल नहीं होगा उस काम के लिए जो काम उसने कंपनी की दी हुई अथॉरिटी के तहत किया। हाँ, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, कितनी? जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उस हद तक।
हाँ, अगर पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, अगर पार्टली पेड अप शेयर्स हैं तो याद रखिएगा जितना अनपेड हिस्सा है उसके लिए मेंबर्स लायबल होंगे और डायरेक्टर वो पैसा पहले भी मांग सकते हैं, यानी लिक्विडेशन के मौके पर तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले भी डायरेक्टर कह सकते हैं कि जो अनपेड लायबिलिटी है उसको पे करें, अनपेड शेयर है उसको पे करें। हाउ क्रेडिटर आर वॉन्ट्स। सर अब एक बात समझिए, एक बंदा है मिस्टर ए, ये उधार देता है मिस्टर बी को। मिस्टर बी के पास टोटल एसेट्स है 100 रुपए के और उसने सारे एसेट्स बेच दिए। इसको पैसे देने थे मिस्टर ए को, उसने टोटल एसेट्स थे 80 रुपए के और मिस्टर ए को उसने देना था 100 रुपया, नुकसान हो गया। अब क्या होगा, 80 के तो एसेट्स बेच के अदा कर देगा, बकाया 20 रुपए का क्या करेगा, अपनी जायदाद बेचकर अदा करेगा। इसको अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं, यस और नो। अच्छा जनाब, ये अपनी जायदाद बेचेगा। अब जरा बात समझना, यही मिस्टर ए उधार देता है ए लिमिटेड को, कितने का, 100 रुपए का। ए लिमिटेड के पास टोटल एसेट्स कितने के थे, 80 के, तो बकाया कितने रह गए, 20। अब ए लिमिटेड क्या करेगी, ए लिमिटेड के पास जितने पैसे थे वो देगी। क्या ए लिमिटेड का जो मालिक है, शेयर होल्डर, वो अपनी जायदाद बेच के मिस्टर ए के पैसे देगा? इसी को कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, यस और नो। अच्छा जनाब, यहां पर लायबिलिटी लिमिटेड है। अब जरा एक नतीजा मैंने निकालना है, वो जरा सुनिएगा, ये तो बेस बना रहा है। शेयर होल्डर्स लायबिलिटी लिमिटेड होती है उनकी। अब मिस्टर ए, अब आप मुझे जरा ध्यान से सोच के बताओ, मिस्टर ए को किसको उधार देना ज्यादा सिक्योर है, मिस्टर बी को या ए लिमिटेड को? मिस्टर बी को। क्यों भाई, उधर नुकसान हो गया तो जायदाद बेच के, अपनी गड्डी बेच के पैसे देवे, यस और नो। लेकिन अगर उसने ए लिमिटेड को दिया और उनका नुकसान हो गया तो उसका नुकसान हो जाएगा। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? अब इसका मतलब है कि कंपनी को उधार देना उतना सिक्योर नहीं है जितना सिक्योर पार्टनर को या सोल प्रोप्राइटर को उधार देना है, यस और नो। हाँ, यहां तक आप आ गए तो अब बात सुनो। कंपनी ने कहा है चूंकि इतना सिक्योर नहीं है, हम आपको पहले ही वार्न कर देते हैं। कैसे वार्न कर देते हैं? जो कंपनी का नाम होगा उसके साथ लफ्ज लिमिटेड लिखा होगा, ताकि क्रेडिटर की एक बार दिमाग पे घंटी बज जाए कि भाईजान यहाँ पे लायबिलिटी क्या होनी है, लिमिटेड। यार हम मेरी बात पे कर गए हैं। यहाँ पर लायबिलिटी लिमिटेड होनी। Word limited in the name of the company draws the fact of limited liability to the attention of anyone dealing with it. This is why private limited company in Pakistan are required to include the word private limited. सर पाकिस्तान में जो भी कंपनी होगी वो अपने नाम के साथ लिमिटेड जरूर लिखेगी। अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो लफ्ज प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाएगा, और अगर पब्लिक कंपनी होगी तो लफ्ज लिमिटेड लिखा जाएगा। ये लफ्ज प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखा जाना इस बात का इशारा है क्रेडिटर के लिए कि भाई ये इदारा है, कंपनी है, इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। हम क्रेडिटर को वार्न कर रहे हैं, क्रेडिटर को वार्न किया जाता है कि भाईजान लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। यार बात पिक कर गए हो? लो सर,
द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी में क्रेडिटर्स को कैसे बॉन्ड किया जाता है, ये बात आपके साथ होगी। रेलिवेंट लॉज, सर हम कंपनी के लिए कौन सा कानून रेलिवेंट है? कंपनीज एक्ट 2017 का कानून। फर्क पड़ेगा ना, प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी होती है, खाली लिमिटेड पब्लिक कंपनी में लिखा है। अभी इंशाल्लाह मैं आपको बाइफर्केशन बताऊंगा। कंपनी कुछ प्राइवेट होती हैं, कुछ पब्लिक होती हैं, पब्लिक में कुछ लिस्टेड होती हैं, कुछ अनलिस्टेड होती हैं, बताऊंगा इंशाल्लाह। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये पहले तो नहीं ना पढ़ाया आपको मैंने। सर वो बुनियादी डॉक्यूमेंट जो कि किसी इदारे की शनाख्त होता है उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। ये इट इज जस्ट लाइक द आईडी कार्ड ऑफ द कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट जो ये बताता है कि कंपनी में काम किस तरह होगा, कंपनी को किस तरह चलाया जाएगा, दैट इज आर्टिकल। सर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम एसोसिएशन कौन सा डॉक्यूमेंट है? शनाख्ती। सर जिस तरह हमारा शनाख्ती कार्ड होता है इसी तरह ये शनाख्ती डॉक्यूमेंट, और ये चलाया किस तरह जाएगा इदारे को। यस, निज़ाम, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक हो गया। तो जिस डॉक्यूमेंट में इदारे को चलाया किस तरह जाएगा, रूल्स क्या होंगे, तरीक़ेकार क्या होंगे, वो लिखा हुआ है, इट इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक भाई को एक बात की थी, मुजीब को, मैंने कहा था भाई अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर वही बनेगा जो शेयर होल्डर हो, तो फिर डायरेक्टर वही बनेगा, वरना डायरेक्टर कोई दूसरा भी। अब ये बात कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल में लिखी हुई है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो बुनियादी डॉक्यूमेंट था, दो डॉक्यूमेंट कंपनी के बुनियादी हैं। एक मेमोरेंडम, कंपनी का नाम पता चीजें, और एक आर्टिकल कंपनी में चलना किस तरह। नहीं, प्रोस्पेक्टस तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। नहीं, वो दूसरी चीज है। प्रोस्पेक्टस तो बेचने के लिए उन्होंने अपनी तारीफें लिखी होती हैं, लेकिन कॉलेज का नाम क्या है, कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ सकते हैं, कॉलेज में किस किस मज़ामीन को पढ़ाया जाता है, ये जो है ना ये बुनियादी है, वन पेजर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इदारे को चलाया किस तरह जाएगा, चलाए जाने के क्या असूल है। तो भाई एक मेमोरेंडम है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आपने एक एक्सबॉक्स खरीदा है, एक्सबॉक्स के डब्बे के ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी होती है वो मेमोरेंडम है, और जब उसको खोल दें तो उसके अंदर से एक मैनुअल निकलता है कि चल, हाँ कॉपी निकलती है, हम कभी नहीं पढ़ते। उस पर क्या लिखा होता है कि ये चलनी किस तरह है, ऐसा ही है ना सर। वो इट इज जस्ट लाइक एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कि चलना किस तरह इदारे। सर जी बात पिक कर ली है? लो सर। सर कंपनी क्या है? वो कहते हैं कंपनीज एक्ट के तहत जो इदारा बनाया गया, कंपनी मीन्स एनी कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और द कंपनी लॉ। पहली तो गल है कंपनीज एक्ट 2017 जो हम पढ़ रहे हैं, इस कानून के तहत जो इदारा बना उसे कंपनी कहा जाएगा, या किसी कंपनी लॉ के तहत। असल में 2017 से पहले भी कोई कानून थे, ठीक है, उन कानूनों को कंपनी लॉ कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं सर? ये आ गए। पाकिस्तान बनने से पहले 2013 का कानून था कंपनीज के लिए,
फिर पाकिस्तान बनने के बाद 1984 कंपनीज ऑर्डिनेंस बना, फिर 2016 का बना जो रिप्लेस हो गया था बाद में 2017 से। ये सारे कंपनी लॉज हैं। कंपनी लॉ में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 और कंपनीज एक्ट 2017। यार क्या नाम है, उसको कहिएगा, सईद को कहिएगा कि वो स्लाइड अपडेट नहीं की सी लॉ की। तो कहेंगे मैंने बॉडी कॉर्पोरेट कहा था, इसको चेंज करके बॉडी कॉर्पोरेट करना। सर जी ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, बॉडी कॉर्पोरेट, अच्छा देखने में कोई मसला नहीं है सर। थोड़ा इधर कर दूं कि ठीक है भाई, आपको सही नजर आ? अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट नोट कर लिया आपने? ये जो मैं नोट करवाऊँ ना, ये आपने जो हमारा ग्रुप बना हुआ है ना, उसमें शेयर कर देना है, नीचे लिख के करेक्शन और सब्जेक्ट का नाम लिख के, जो पहले भी आपने किया वो भी और ये भी। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। अच्छा, एक तरफ एक लफ्ज होता है कंपनी और एक तरफ एक लफ्ज होता है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी होती है, मगर इसमें 3 चीजें इजाफी आती हैं और 2 चीजें नहीं आती। यानी बॉडी, यार मैं आपको सर में एक चीज बताता हूं, अमेरिकन जो लफ्ज बोलते हैं ना वो बोलते हैं कॉर्पोरेशन, और अंग्रेज जो ब्रिटिश है वो लफ्ज बोलते हैं कंपनी। दोनों एक ही मतलब होता है, लेकिन जब हम इसको कंपनी लॉ में पढ़ते हैं ना तो जो अमेरिकन बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट, उसमें कंपनी के अलावा 3 चीजें शामिल हैं और जो कंपनी में 2 चीजें हैं वो शामिल नहीं है। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं? अब इसको मैं ऐसे कहूं कि कंपनी +3 - 2 इज इक्वल टू बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, कौन सी 3 चीजें शामिल हैं और कौन सी 2 चीजें शामिल नहीं है, इसको देखते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक बने, कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक बने, वो बॉडी कॉर्पोरेट। A company incorporated outside पाकिस्तान, जो कंपनी पाकिस्तान से बाहर बनी वो भी क्या होगी? बॉडी कॉर्पोरेट होगी। जो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनी वो भी बॉडी कॉर्पोरेट होगी। जो कंपनी लॉ, ये कंपनी लॉ से क्या मुराद है? 1913 का कंपनीज एक्ट, 1984 का कंपनीज ऑर्डिनेंस, कंपनीज एक्ट 2016, कंपनीज एक्ट 2017, यही है ना कंपनी लॉ। कोई कंपनी पाकिस्तान से बाहर बने तो वो भी क्या है? वो भी कंपनी है। अब बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टैचू। स्टैचू किसको कहते हैं? कानून को। कानून को वो आपने ग्रुप में हाईलाइट कर दी है। अच्छा, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको डिक्लेयर किया गया है बॉडी कॉर्पोरेट रेलिवेंट कानून में, तो इसे कंपनी लॉ कहा जाएगा। जी, मिसाल के तौर पे
एक इदारा है जिसको कानून ने कह दिया है कि ये बॉडी कॉरपोरेट है, उसके कानून ने कह दिया कि इसकी हैसियत एक बॉडी कॉरपोरेट की होगी। मिसाल के तौर पे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और जो HEC है उसने कह दिया कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, फॉर एग्जांपल कह तो इसको बॉडी कॉरपोरेट माना जाएगा, तो वो फिर बॉडी कॉरपोरेट होगा। A body corporate declared as a body corporate in the relevant statute, उसके रेलिवेंट कानून में लिखा हुआ है कि ये बॉडी कॉरपोरेट है तो उसे बॉडी कॉरपोरेट माना जाएगा। माशाल्लाह। अच्छा, आगे चलते हैं। बट डज नॉट, बॉडी कॉरपोरेट क्या हुई? हर कंपनी बॉडी कॉरपोरेट है, बाहर की कंपनी बॉडी कॉरपोरेट है। बॉडी कॉरपोरेट जिसको कानून बॉडी कॉरपोरेट कह रहा है वो भी बॉडी कॉरपोरेट है, रेलिवेंट कानून, हाँ उस बॉडी। सर बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या शामिल नहीं है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसे बॉडी कॉरपोरेट नहीं माना जाएगा। हाँ, और अगला पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से समझने वाला, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बॉडी कॉरपोरेट नहीं माना जाएगा। अगला पॉइंट जरा ध्यान से समझने वाला, वो इदारा जो कंपनी ना हो, वो इदारा जो कंपनी ना हो और रेलेवेंट मिनिस्टर कह दे कि ये बॉडी कॉरपोरेट नहीं है तो वो बॉडी कॉरपोरेट नहीं होगी। सर कंपनी ते कंफर्म बॉडी कॉरपोरेट है ना, अच्छा कंपनी नहीं है और मिनिस्टर कह दे कि ये बॉडी कॉरपोरेट नहीं है तो फिर वो बॉडी कॉरपोरेट नहीं होगी। सर देखिएगा, एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017 और अदर लॉ which the concerned minister of the federal government may by notify specify in this behalf। कंपनी नहीं है और फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने कह दिया कि ये बॉडी कॉरपोरेट नहीं है तो वो बॉडी कॉरपोरेट नहीं होगी। इसकी भी एक एग्जांपल करता हूं ताकि आपको ये पॉइंट ज्यादा क्लियर समझ आ जाए। ऑरेंज लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान एंड इज ऑपरेटिंग ब्रांच ऑफिस अराउंड द ग्लोब। ऑरेंज लिमिटेड इज अ बॉडी कॉरपोरेट। सुनना अगली बात, ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए। सर यूएसए में बनी है, ये भी बॉडी कॉरपोरेट। अब देखना हमारी कंपनी की डेफिनेशन क्या है। जो पाकिस्तान में कंपनी एक्ट 2017 ये कंपनी लॉ के मुताबिक बनी है, ऐसा ही है ना। अब वो इदारा जो यूएसए में बना है, कंपनी है यूएसए की, तो फिर वो बॉडी कॉरपोरेट तो होगी लेकिन हमारी कंपनी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। सर समझ आ रही है? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, ये जो इनकॉर्पोरेट हो रही है आउटसाइड पाकिस्तान तो ये बॉडी कॉरपोरेट तो होगी, लेकिन कंपनी की डेफिनेशन तो ये कहती है कि जो कंपनीज एक्ट के मुताबिक बनाओ, या 1913 या 1984 या 1916 यही पड़ा ना 2016, अगर वो नहीं तो ये कंपनी नहीं है, बॉडी कॉरपोरेट है। तो यही तो कहा कंपनी में कुछ चीजें इजाफी हैं जो बॉडी कॉरपोरेट है, कुछ माइनस करनी है। तो अब ऑरेंज लिमिटेड बाहर बनी है, बॉडी कॉरपोरेट तो है लेकिन कंपनी नहीं है। ऑरेंज लिमिटेड पाकिस्तान में बनी है तो ये बॉडी कॉरपोरेट भी है और कंपनी भी है। E3 और E4 और E5 देखना, XYZ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज जनरली अ बॉडी कॉरपोरेट बट फॉर द पर्पज ऑफ कंपनीज एक्ट इट इज नॉट अ बॉडी। ये तो हमने सर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कह दिया ना, उसने वाजे तौर पर लिखा है। ये देखें भाई, उसने कहा है जो बॉडी कॉरपोरेट, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये बॉडी कॉरपोरेट, अब उसने खुद चूंकि इतना क्लियरली कह दिया है तो अब ये जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये बॉडी कॉरपोरेट नहीं होगी। एक और है और ये अच्छी एग्जांपल है, ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन इज अ कंपनी
incorporated in USA and is operating a branch office in Pakistan. सर बनी किधर है? यूएसए में. ब्रांच ऑफिस किधर है? पाकिस्तान में. तो ये बॉडी कॉरपोरेट होगी लेकिन ये कंपनी नहीं होगी. द कंसर्न्ड मिनिस्टर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट notified that Orange Incorporation shall not be considered a body corporate. सर यूएसए में बनी ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन है, कंपनी है, यूएसए में बनी है, ब्रांच ऑफिस पाकिस्तान में है, बॉडी कॉर्पोरेट तो है लेकिन कंपनी नहीं है. अच्छा, आप कंसर्न मिनिस्टर ने क्या कहा है कि ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं समझना, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं होगी. ये एक्सेप्शन नंबर 2 है जो आपको मैंने पढ़ाई थी. अगर फेडरल मिनिस्टर ने कह दिया कि ऑरेंज लिमिटेड को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं समझना, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं. अगर वो कंपनी होती तो उसने बॉडी कॉर्पोरेट रहना था. पहली बात है वो कंपनी नहीं थी. दूसरे नंबर पे फेडरल मिनिस्टर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ने कह दिया कि वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो उसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं समझना. जिस तरह कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ओनर्स है और लीगल पर्सन अलहदा शनाख्त है, तो बॉडी कॉर्पोरेट का क्या फायदा है? बॉडी कॉर्पोरेट जिस तरह एक कंपनी का फायदा है ना, तो क्यों बॉडी कॉर्पोरेट को अलग? बॉडी कॉर्पोरेट वो बॉडी कॉर्पोरेट की एक अलहदा शनाख्त है, कंपनी अलहदा है. वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो मुख्तलिफ जगहों पर डिफाइन करता है कि बॉडी कॉर्पोरेट के लिए ये चीज़ होती है, कंपनी के लिए ये चीज़ होती है. जनरली सारी बातें कंपनी के लिए की जा रही हैं और हर कंपनी क्या होगी? बॉडी कॉर्पोरेट होगी. और अगर वो कोई पर्टिकुलर बात बॉडी कॉर्पोरेट के लिए करेगा तो उसमें फिर वो इसको टारगेट किया जा रहा होगा. सर समझ आ रही है? ये असल मसला है. अब वो कहते फिलहाल ये सारे असूल बॉडी कॉर्पोरेट पे लागू होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बॉडी कॉर्पोरेट की बात की जा रही है. वो हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट तो होगी, उसमें कुछ चीज़ें इजाफी भी हैं और ये 2 चीज़ें माइनस भी हैं, उसको ध्यान में रखना. सोसाइटीज वाले एज ए कंपनी या एज ए बॉडी कॉर्पोरेट नहीं काम कर सकते? सोसाइटी वाले बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती. यस, ये एज ए कंपनी नहीं काम कर सकते. बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है. कंपनी रजिस्टर कराएं, कंपनी हो सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकते. लेकिन अगर कंपनी हो जाएंगे तो कंपनी रहेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं रहेंगे. यही तो सर हमने आपको पढ़ाया. 1 मिनट है. जो कंपनी है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो सोसाइटी कंपनी नहीं ना, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है. वो कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड नहीं है, वो सोसाइटी के तौर पे रजिस्टर्ड है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगी. शायद अगर कोई इदारा कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड हो गया फिर तो बहस ही खत्म है, वो तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही है. लेकिन अगर एक सोसाइटी मॉडल सोसाइटी है, ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के तौर पे रजिस्टर्ड है, कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड नहीं है. जी बात समझ आ रहे हैं? तो ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगी. सर समझ आ रही है? तो हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होगी, लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट जरूरी नहीं है कि कंपनी हो. अब एक कंपनी है, वो यूएसए में रजिस्टर हुई है, वो कंपनी नहीं है लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट है. लेकिन अगर कोई चीज कंपनी होगी तो फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट होगी ही होगी. ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है. हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट जरूरी नहीं है कि कंपनी भी हो. लो सर, अब हम आगे आ गए हैं फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान. इनकॉर्पोरेट किधर हुई है? आउटसाइड पाकिस्तान, और उसका बिजनेस या लाइजन ऑफिस पाकिस्तान में है, खुद से या थ्रू एन एजेंट. यानी वो खुद यहाँ पे अपना दफ्तर खोल के बैठा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, या उसने यहाँ पे सिर्फ एक सेल पॉइंट रखा हुआ है, या उसने डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किसी को दी हुई. ये फॉरेन कंपनी होती.
कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान और इन एनी अदर मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड, वो फॉरेन कंपनी। आसान अल्फाज में जो कंपनी कहाँ बनी हो, बाहर बनी हो, लेकिन एक्टिविटी कहाँ कर रही है, पाकिस्तान में, तो वो फॉरेन कंपनी है। Orange Limited Incorporation is a company incorporated in USA and is operating a branch office in Pakistan, तो ये क्या होगी, फॉरेन कंपनी होगी। टाइप्स ऑफ द कंपनी। सर कंपनी, सर एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और एक होती कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का क्या मतलब होता है? आपको पता है जो शेयर होल्डर है वो कंपनी का मालिक होता है, उसने कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट किया होता है, पैसा इन्वेस्ट किया होता है और उसका कंपनी में हिस्सा होता है। उसकी लायबिलिटी कितनी होती है? अप टू द एक्सटेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट या अप टू द शेयर किया कैपिटल जो उसने इन्वेस्ट किया हो। ठीक हो गया? ये लिमिटेड बाय शेयर्स। कुछ होता है लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, उसने क्या कहा हुआ है? उसने ये कहा हुआ है कि कंपनी है, कंपनी की वाइंडिंग अप के वक्त अगर कंपनी की लायबिलिटी ज्यादा हुई तो मैं 15 लाख तक मैं दूंगा। ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। उसने गारंटी दी हुई है कि 15 लाख तक मैं दूंगा। दिस इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। हाँ, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, तो उसमें शेयर कैपिटल वाली बात भी होगी कि जितने उसने शेयर्स ले लिए हैं, जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट है उस हद तक लायबल होगा, और उसमें गारंटी वाली बात भी होगी कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो तो जितनी अमाउंट इसने गारंटी की है उस हद तक वो लायबल होगा। तो ये किस हद तक लायबल है? जिस हद तक उसने शेयर्स खरीदे। और अगर कोई शेयर्स अनपेड है, सर अगर कोई शेयर्स अनपेड है तो फिर तो वो उसके लिए लायबल होगा ना। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में दो है, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है अप टू द अमाउंट गारंटेड, कब? इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। सर जी बात क्लियर हो गई? और अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो ये वाली बात एज इट इज प्लस ये वाली बात। क्लियर हो गई? अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है? सर ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। फिर क्या फायदा हुआ? मैं भी बिल्कुल ये कहूँगा सब फिर क्या फायदा, फिर कितने नफला का स्वाब है, फिर क्या फायदा हुआ? तो इसका जवाब है भाई
मेरा एक दोस्त है, उसने इंजीनियरिंग बनाई है, अनलिमिटेड कंपनी बनाई है। अनलिमिटेड कंपनी का असल में फ़ायदा ये होता है कि आप अनलिमिटेड लायबल होते हैं। तो जो बंदा काम कराने वाला होता है, ठेकेदार में, इंजीनियरिंग सेक्टर में या बड़े सेक्टर में, तो वो ये चाहता है कि भाई कंपनी तो हो लेकिन मैं लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो उसकी। कल को मैं उसे पकड़ सकूं, ये ना कि भाई हमारी कंपनी बंद हो गई, इसके पास 4 करोड़ था, 4 करोड़ आप ले लेंगे, हम ख़त्म करें, मेरा 200 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। तो उसके लिए लाइबिलिटी फिर क्या होती है, बहुत कम होती, बहुत रेयर होती हैं, लेकिन होती हैं विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। कंस्ट्रक्शन में ऐसी मैंने खुद विटनेस की है, दोस्त की है, इसलिए मुझे पता है। तो ये अनलिमिटेड कंपनी है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन है कंपनी। चूँकि कंपनीज प्रेफर करती हैं कि जो प्रोजेक्ट होता है वो दूसरी कंपनीज को दें, और लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड हो तो दोनों फ़ायदे लेना चाह रही होती हैं, तो वो उस केस में फिर ये वाली कंपनी होती है। इसकी एग्जांपल क्या है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज वेयर लाइबिलिटी ऑफ कंपनी इज अनलिमिटेड। यार ये बात समझ आ गई है, ये असल 3 बातें क्लियर हो गई। मैं वापस जा रहा हूँ भाई, बस ये नौबत भी करीब ही है। सर जी टाइप्स ऑफ कंपनी मेंबर लाइबिलिटी के, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड। अनपेड जितनी उसके अमाउंट है शेयर की, उस हद तक वो लाइबल होगा। लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी अनपेड अमाउंट जितनी होती है उस हद तक वो लाइबल होता है कि पे करे, जो उसने पे कर दी बस ख़त्म। अगर कल को बिजनेस में नुकसान हो जाए तो उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में वो कंपनी जो है वो लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट ऑफ द गारंटी, जो कोई बंदा अंडरटेक करता है कि वो पे करेगा इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर में respectively thereby undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. A company limited by guarantee may or may not have share capital. The liability of members of company limited by guarantee not having share capital is restricted to the amount of guarantee as mentioned in मेमोरेंडम में जितनी अमाउंट मेंशन की होगी उसके लिए वो लायबल होगा कब, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। चलती हुई कंपनी के लिए नहीं, जब कंपनी बंद कर रहे होंगे और घाटा बढ़ जाएगा तो जितनी अमाउंट से घाटा पड़ेगा वो सारी के लिए लायबल नहीं होगा, बल्कि जितनी उसने गारंटी की होगी वो उसके लिए लायबल होगा। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हैविंग शेयर कैपिटल is restricted to the amount of guarantee mentioned in memorandum in addition to, सर यहाँ पर दोनों है, वो अनपेड शेयर और गारंटी वाली अमाउंट भी, यहाँ पर सिर्फ गारंटी वाली अमाउंट है। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर गारंटी जो है वो हैविंग और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल, और ये liability of the member limited by memorandum to such amount as the member may undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up। और आखिरी जो स्लाइड है इसकी वो है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी having not having any limit on the liability of the member. This has all the advantages of normal company except the liability of its member is not limited. In practice, unlimited companies are fairly rare but sometimes used by a partnership style business. पार्टनरशिप स्टाइल बिजनेस है, होती बहुत रेयर है, लेकिन अनलिमिटेड कंपनी भी है और लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है। ये डिस्कशन है। सर जी कोई सवाल पूछना चाहना पूछ लीजिए। डन है भाई? नहीं सर आज के लिए इतना ही था।